युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। अरे 100 युद्ध लड़े हो जिसने, 80 घाव सिए हो जिसने, विधर्मियों की छाती पर भगवा गाड़ दिए हो जिसने, अरे शाह मुजफ्फर को जिसने ईडर में घुसकर मारा हो, गागरोन के युद्ध में खिलजी की सेना को गच गच काट कर उनके सिर से भूत उतारा हो, अरे खातौली के युद्ध में प्रचंड पले बनकर जो लोधी पर टूटा हो, बाड़ी के युद्ध में जिसने लोधी के शहजादे को जमकर कूटा हो, अरे जिसने दुश्मन राजा पकड़ करके भी जिंदा छोड़ दिया, अपनी मातृभूमि को लेकर रथ रणभूमि से वापस मोड़ लिया। ऐसा नहीं कि राणा सांगा के तर्कस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि राजपूतानी में रणवीर नहीं थे, अरे ऐसा नहीं कि सांगा की तलवारों में बधार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुदार नहीं थी। बस उनका मकसद प्रजा पालन था, साम्राज्य विस्तार नहीं। यहाँ मुंड कटे रुंड लड़े इतिहास हमें बताता है, खुददारी के साथ जीना राजस्थान हमें सिखाता है। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में राजपूताने की मेवाड़ धरा के वीर शिरोमणि योद्धा राणा सांगा पर जुड़ी हुई कहानी को हम समझने जा रहे हैं। एक ऐसा वीर योद्धा जन्मा 15वीं शताब्दी में मेवाड़ भूमि पर, जिसने इतिहास को इस कदर रच डाला कि सदियां गुजर जाने के बाद आज भी राजपूताने में उनका नाम अमर योद्धाओं में लिखा जाता है। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों के साथ आइए शुरू करते हैं राणा संग्राम सिंह सिसोदिया और राणा सांगा से जुड़ा हुआ राजस्थान का एक बेहतरीन इतिहास। ये कहानी शुरू होती है 15वीं शताब्दी में, जब 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ रियासत के ही राजा रायमल सिसोदिया के घर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम संग्राम सिंह था। रायमल साहब के 3 प्रधान पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हुए पृथ्वीराज, जो तेज धावक होने के कारण इतिहासकारों के दृष्टिकोण से उड़ना राजकुमार के नाम से जाने गए। हालांकि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया के जहर के सेवन से मौत हो जाती है और उनके दूसरे पुत्र जयमल गुजरात के ही सोलंकी शासकों के साथ लड़ते समय वीर गति को प्राप्त हो गए। हालांकि पारिवारिक जीवन संघर्षों में गुजरा। जब एक ब्राह्मण वेद ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि तीनों बालकों में से संग्राम सिंह के चेहरे का तेज प्रताप और इनके भाग्य की रेखाएं ये बताती है कि यही बालक इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज करवाएगा कि दुश्मन इसकी तलवार की चमक के आगे घुटने टेकता नजर आएगा। ये केवल राजपूताना नहीं, संपूर्ण भारत पर ही अपनी हुकूमत कायम करेगा। और राणा सांगा को शरण देने का कार्य श्रीनगर अजमेर के ही एक राजा करमचंद पवार ने किया था। जब भाइयों के साथ आपसी उत्तराधिकारी संघर्ष में वो घायल हुए कि राणा सांगा की आपस में भाइयों के साथ जो हाथापाई हुई, इसमें राणा सांगा की बाईं आंख पृथ्वीराज सिसोदिया की तलवार के हूल से फूट जाती। श्रीनगर चले आए और करमचंद ने संग्राम सिंह सिसोदिया को शरण प्रदान की। 27 वर्ष की उम्र के बाद जब पृथ्वीराज सिसोदिया और उधर जयमल नहीं रहे, तब रायमल साहब को पता चला और संग्राम सिंह को सम्मान से बुलाया गया और 27 वर्ष की उम्र में उनका राज्याभिषेक मेवाड़ की धरा पर कर दिया गया। जी हाँ, राणा सांगा का जिस समय राज तिलक हुआ तो वो दिल्ली समकालीन सुल्तान बहलो लोदी हुआ करते थे। इस समय सांगा के जन्म के समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बहलो लोदी, जबकि राज तिलक के समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी हुआ। हालांकि बहलोल और सिकंदर से राणा सांगा का कोई व्यक्तिगत बैर नहीं था, लेकिन समस्या तो जब सामने आई जब सिकंदर लोदी के डेथ होने के बाद उसी का शहजादा इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना, जो स्वयं को सिकंदर एहसानी की जैसा मानता। अलाउद्दीन खिलजी जिसका आइडियल हो, भारत की पूरी हिंदुस्तान की चारों दिशाओं में उसके परचम लहराने की नापाक कोशिशें हो। ठीक है, ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन गलत जगह से शुरुआत करना यह तो मूर्खता थी। इब्राहिम लोदी का मानस था पूरे हिंदुस्तान पर केवल हमारा परचम लहराए, और इसकी शुरुआत उसने सबसे गलत जगह राजपूताने से कर दी। शायद इब्राहिम लोदी इस समय इस बात को भूल रहा है कि यह मेवाड़ राजपूताना है, यहाँ पर राणा सांगा जैसे सिंह निवास करते हैं जो शव को भी वापस नहीं लौटाते, बॉडी का पोस्टमार्टम खुद कर देते हैं। अरे मेवाड़ी सिंहों से लड़ना इब्राहिम लोदी के बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी इब्राहिम लोदी ने हमें कमजोर समझ करके पत्र जारी कर दिया और राणा सांगा से कहा है या तो दिल्ली के सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली जाए, नहीं तो फिर हम जंग का ऐलान करें। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के मैसेज का रिप्लाई भेजते हुए कहा, मेवाड़ पहले भी स्वतंत्र था, आज भी स्वतंत्र है और आगे भी स्वतंत्र ही रहेगा। ना मेवाड़ ने किसी की अधीनता स्वीकार की है और ना राणा किसी की अधीनता स्वीकार करेगा। इसलिए इब्राहिम या तो मानस से दिमाग से निकाल दे, या फिर तेरा मानस जिस दिन भी बने ना, तू चित्तौड़ पर चढ़ाई कर सकता है। राणा लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन गुलामों की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा।
इब्राहिम लोदी इस बात से घबरा गया कि हमने उसको चेतावनी दी, उसने उल्टी हमें चुनौती ठोक दी। इब्राहिम लोदी ने फिर युद्ध की तिथि जारी की और 27 मार्च 1517 को खातोली का युद्ध लड़ा गया। जी हाँ, खातोली जैसे युद्ध में इब्राहिम लोदी और उसका शहजादा साथ आया, तो इस युद्ध में राणा सांगा और कुंवर भोजराज भी गए। इस युद्ध में लड़ते समय राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज बुरी तरह से घायल हुए, जबकि सांगा का हाथ लड़ते समय कट जाता है। इस युद्ध में देखो राणा सांगा के साथ स्थितियां विकट होती चली गई। राणा सांगा का बायां हाथ कट जाना, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र का अचेत हो जाना, लगभग इस युद्ध को जीतने की स्थिति में इब्राहिम ले आया था। लेकिन फिर भी धन्य हो मेवाड़ धरा और धन्य हो राणा सांगा, जिनके हाथ के कटने के बावजूद भी उसने दिल्ली की सेना को भागने के लिए मजबूर कर दिया। और यह संभव है राजपूताने में। यह राजस्थान है जहां वीरों के शीश कटने के बावजूद भी धड़ लड़ा करते हैं। यह तो केवल सांगा का हाथ ही कटा है। इब्राहिम लोदी युद्ध में बुरी तरह से पराजित होकर के लौट गया। हम राणा सांगा ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और इब्राहिम लोदी के शहजादे को बंदी बना लिया। इब्राहिम लोदी अपने शहजादे को आजाद करवाने के लिए अगले ही वर्ष बाड़ी धौलपुर में अपनी सेना को भेजता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का सेनापति मिर्जा मियां मक्कन राणा सांगा के साथ लड़ते समय मारा जाता है। इब्राहिम लोदी ने दिलो दिमाग से अब ख्याल निकाल दिया कि शहजादे को बचाने के चक्कर में कहीं मर ना जाए, इसलिए इब्राहिम लोदी ने इन 2 युद्धों की करारी हार के बाद अब राजपूताने में घुसने की नापाक कोशिश की ही नहीं। हालांकि गागरों झालावाड़ में मालवा के महमूद खिलजी का प्रवेश हो चुका था। राणा सांगा जो राजपूताने के इस समय रक्षक हुआ करते थे, उन्होंने सन 1518 में चंदेरी मेदिनी राय के साथ मिलकर के मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया और गागरों को दुश्मनों से आजाद करवा लिया। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद राणा सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को भी कारागार में कैद रखा, 6 महीने की कठोर कारागार की सजा दी। उसके बाद उसको भी रवाना कर दिया। ये वो वक्त था जब हम भारत के ही राजाओं से जंग लड़ते जा रहे थे, लेकिन अब देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं बची। विदेशी आक्रमणकारी भारत भूमि पर हुकूमत करने का ख्वाब देखने लगे। जी हाँ, पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में चंगेज खान और तैमूर लंग के वंशजों में जहीरुद्दीन बाबर कलंदर का शासन, जो मुगल सल्तनत के संस्थापक और भारत की ओर बढ़ते जा रहे थे। भारत में आने से पहले बाबर ने राणा सांगा से युद्ध की अनुमति मांग ली और पानीपत हरियाणा का पहला युद्ध लड़ा गया। 21 अप्रैल 1526 का वो दिन जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा निर्णायक दिन साबित हुआ। दिल्ली सल्तनत के गुलाम मुंशी सुल्तान इब्राहिम लोदी बाबर की तोप और तलवारों के सामने पस्त हो गए और युद्ध में लड़ते समय मारे। दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत अब बाबर मुगल बादशाह की हो चुकी थी। बाबर दिल्ली तक आ पहुंचा। दिल्ली से उसका मकसद आगरा जनपद तक का। आगरा पहुंचने के बाद वो फतेहपुर सीकरी डटा रहा। बाबर ने इस समय एक मंसूबा गलत बना लिया कि हम भारत को जीत चुके हैं, अति शीघ्र हम राजपूताने पर भी हुकूमत कायम करेंगे। ये बहुत बड़ी भूल बाबर ने की और राजस्थान की सीमाओं में प्रवेश करने का ख्वाब देख लिया। हालांकि ये खबर राणा सांगा तक पहुंच चुकी थी। राणा सांगा इस समय राजस्थान के पूर्वी द्वार बयाना दुर्ग तक आ पहुंचे और अपनी सेना सहित उन्होंने बयाना किले की सारी चौक चौबंद कर डाले। इधर बाबर फतेहपुर सीकरी से अपनी सेना रवाना करवा देता है और मिर्जा मेहंदी ख्वाजा अपने बहनों साहब को इस युद्ध में लड़ने के लिए भेजता है। इतिहासकारों ने देखो बयाना जैसी बड़ी लड़ाई को बड़े छोटे शब्दों में बयां कर डाला और कई इतिहासकारों ने तो डायरेक्ट ही खानवा युद्ध में राणा सांगा को लड़वा डाला। देखो इतिहासकारों का क्या है, अलग अलग प्रकार की बातें कही जा सकती है, लेकिन हकीकत को नहीं बदला जा सकता। जब बाबर राजस्थान की ओर प्रवेश करना ही चाहता था, लेकिन उसका सबसे पहला सामना बयाना की ओर से होना था और बयाना में आ पहुंचा है राणा सांगा। राणा सांगा की सेना और बाबर की सेना के बीच इतनी घमासान जंग छिड़ी जो 16 फरवरी 1527 को युद्ध हुआ। इसमें बाबर की सेना के राणा की सेना ने परखच्चे उड़ा डाले। अरे दुश्मनों की गर्दन उखाड़ डाली। एक मंसूर किस्मती बुरी तरह से पराजित होकर के जिंदा यहां से हमने छोड़ दिया। जा पहुंच और जाकर के शहंशाह बाबर को नसीहत दे, भारत पर हुकूमत कर सकता है लेकिन राजस्थान में नहीं। जब मंसूर किस्मती ने जाकर के युद्ध का वास्तविक समाचार बाबर को सुनाया तो सलाह दी थी मंसूर किस्मती ने, शहंशाह खुश नसीबी है आपकी हमारी कि हम जिंदा हैं। ये भारत और राजस्थान है, हमने भारत पर प्रवेश तो कर लिया लेकिन राजपूताने में जाना ये कतई असंभव है। इसलिए हम काबुल चलते, कम से कम वहां की आवाम हमसे डरती तो। लेकिन बाबर इस बात को स्वीकार करता है कि राणा सांगा वाकई में एक श्रेष्ठ योद्धा है, किंतु बाबर यह सोचता है कि अगर मैं खाली हाथ वापस लौट गया तो काबुल की आवाम को क्या फेस करूंगा।
अरे वहां की प्रजा क्या कहेगी? चंगेज खां का वंशज हिंदुस्तान की एक छोटी सी रियासत की राजा से पराजित होकर के भाग आया। बाबर ने मानस बना लिया, या तो फतेहा या शहादत, दोनों में से एक ही बात कबूल होगी। अब मंसूर किस्मत यहां से काबुल की तरफ लौट गया, लेकिन फतेहपुर सीकरी से 40 किलोमीटर की दूरी पर था खानवा भरतपुर। बाबर ने राणा सांगा के पास एक पत्र जारी किया कि सांगा, भरतपुर के मैदान में आपने हमारी सेना को पराजित किया है। आने वाली 16-17 मार्च 1527 की तारीख को हम खानवा में फिर मिलेंगे। देखते हैं कि मुगल बादशाह ज्यादा शक्तिशाली है या राणा सांगा की राजपूत सेना। हमने इस पत्र को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया और बाबर तथा सांगा के बीच खानवा भरतपुर रूपवास तहसील का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के समय बाबर के पास तोप, बंदूक, बारूद, तुलगमा सब नई प्रकार की पद्धतियां थीं। हालांकि हम इन सारी टेक्नोलॉजी से परिचित थे, लेकिन हम राजस्थान के ठहरे राजपूत योद्धा कायरों वाले हथियारों को अपनी सेना में रखते हैं। हम वो वीर योद्धा हैं जो बंदूक और तोपों का प्रयोग करना कायर की भांति मानते हैं कि वो हथियार ही क्या जो सामने से दूर से खड़े होकर के चला दिए। अरे हम राजपूत हैं, क्षत्रिय है राजस्थान के। दुश्मन हमारे सामने खड़ा, हमारा चेहरा उसकी आंखों में दिख रहा हो, हम अपनी तलवार के वार से उसकी गर्दन धड़ से अलग करेंगे और उसे किले पे लाके टांगेंगे तो लगेगा हम राजस्थान के क्षत्रिय राजपूत हैं। ये बुजदिलों वाले हथियार बुजदिलों को शोभा देते हैं, राजपूताने के राजाओं को नहीं। बाबर लेकिन इन सारी चीजों का इस्तेमाल करेगा। राणा सांगा ने इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। राणा सांगा ने सोचा क्यों ना हम अपनी सेना में सैनिकों की तादाद बढ़ा लें और दुश्मन की सेना की तोप पर चलने से पहले उनको उठवा लें। राणा सांगा इतिहास में पहली बार, अंतिम बार, एकमात्र बार एक पत्र को जारी करते हैं जिस इतिहास के पन्नों में पाती परवन एवं खास रुका के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, एक ऐसा पत्र हमने राजपूताने और भारत की रियासतों के राजाओं के पास जारी किया कि जिसमें लिख दिया गया है कि भारत में आने वाले मुगल बादशाह बाबर को हिंदुस्तान से निकालने के लिए मैं राणा संग्राम सिंह सिसोदिया मार्च 1527 को खानवा भरतपुर में युद्ध करने जा रहा हूं। जो भी हिंदुस्तान का राजा भारत की सीमाओं से मुगल बादशाहों को निष्कासित करना चाहे वो आने वाली 17 मार्च की तारीख को खानवा भरतपुर में आ जाए। जो युद्ध में शामिल होगा वो देशभक्त होगा, नहीं तो वो राणा सांगा के लिए सबसे बड़ा देशद्रोही होगा। जब ये पातेपुरन नामक पत्र जारी हुआ तो भारत के कई राजा, हिंदू मुस्लिम सब एकजुट हो चुके थे। यह युद्ध धर्म और जाति के हिसाब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान अफगानियों का युद्ध था। इस युद्ध में भारत के कई बड़े राजाओं ने राणा सांगा का साथ दिया। कुछ महान विभूतियों में जैसा कि राव मालदेव राठौड़ जोधपुर से जुड़े, बीकानेर के कल्याणमल राठौड़ इस अभियान में जुड़े, आमेर के पृथ्वीराज कछवाई इस अभियान में शामिल थे, जालोर सखीराज सोनगरा थे, जबकि नागौर से हमारे खानजादा और सलदी तंवर राय से एमपी से, जबकि चंदेरी से मेदिन राय भी जुड़ा था। गोगुंदा से झाला सज्जा, जबकि बड़ी सादड़ी से लेकर काठियावाड़ तक जिस राजा का शासन था वो झाला अज्जा भी इस अभियान में आया। अरे हसन खां मेवाती मेवात से था तो पंजाब से आलम खां लोधी और बंगाल का महमूद लोधी भी इस अभियान में सांगा के साथ खड़ा था। बाबर खुद अपनी बायोग्राफी तुजुक के बाबरी में इस बात को लिखता है कि राणा सांगा इतना महान योद्धा बन चुका था, इतना शक्तिशाली उसका साम्राज्य और उसकी सेना थी कि उसके छत्र के नीचे 7 राजा, 9 राव और 104 सामंत खड़े थे। बाबर इस बात को खुद अपनी तुजुक के बाबरी बायोग्राफी में मेंशन करता है। उसकी आमदनी 10 करोड़ सालाना थी, उसकी सेना 1 लाख से ज्यादा थी, उसकी सेना में भारत के भी राजा शामिल थे। लेकिन जितना काबिल सांगा था उसके उत्तराधिकारी अगर उतने काबिल होते तो यह तय था मुगल सल्तनत भारत के भीतर अपनी हुकूमत आगे बढ़ा ही नहीं सकती थी। खैर जो भी रहा, बाबर का दिमाग खराब होना तय था कि चारों दिशाओं से सेना मेवाड़ की तरफ कूच कर रही है और राणा सांगा की सेना 2 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी, 20 गुनी हो चुकी थी। अरे मेवाड़ी सेना में सिंहों की वैसे इतनी बड़ी तादाद थी कि वो चीरफाड़ करके सामने वाले को बॉडी देते थे। लेकिन अब भारत की बड़ी बड़ी रियासतों के राजा भी सांगा के साथ जुड़ चुके थे। तो बाबर घबराया और बाबर ने सोचा कि मैं क्या करूं। राजा सांगा ने पातेपुरन जारी किया तो बाबर गया अफगान और उसने तुर्क, काबुल, पेशावर, अफगानिस्तान, बलूच के नागरिकों से निवेदन किया कि सभी लोग मेरे साथ खानवा में लड़ने चलेंगे। लेकिन जब पूछा युद्ध किसके साथ है तो नाम ले दिया सांगा का। अरे सांगा के नाम का खौफ तो काबुल की जनता के दिलो दिमाग में भी था। सब जानते थे कि जब तक जिंदा है राजस्थान नहीं जाना और जब तक सांगा जिंदा है भूल करके भी नहीं जाना, क्योंकि वो शव भी नहीं देता दफन करने के लिए।
लोगों में तो भय इतना कायम था कि काबुल की आवाम भी बाबर का साथ नहीं दे रही। तो बाबर ने जनता को कई प्रलोभन दिए, जैसा कि चांदी के सिक्के बांटने की बात कही, शराब का सेवन छोड़ने की बात कही, तमगा जैसा कर घटाने की बात कही। लेकिन फिर भी जब जनता राजी ना हुई तो धर्म की आड़ ले ली और बाबर ने जिहाद का नारा दे दिया कि तुम सबको अपने इस्लाम का वास्ता, तुम सच्चे पक्के मुसलमान हुए तो इनमें मेरा साथ जरूर दो। अब धर्म के लिए तो लोग मर मिटे। आवाम पूरी आज बाबर के साथ खड़ी हुई और मैदान खानवा तक आ पहुंचा बाबर। इतिहासकारों में कविराज लिखते हैं कि युद्ध में सांगा और बाबर के सैनिकों की संख्या का अनुपात लगभग 2:1 था। राणा की सेना बाबर की सेना से यहाँ दोगुनी थी। उनकी सेना का गठन अनुशासन तरीके से किया गया, जैसा कि बाबर की सेना में पहली पंक्ति में तोपचिन, दूसरी पंक्ति में बंदूकबाज, फिर पागल हाथियों की फौज, फिर घुड़सवारों की सेना और फिर नंगी तलवारें लिए पैदल सैनिक और अंत में चलता था बाबर। जबकि हमारी सेना के खड़े होने का सिस्टम ये लगता, हमारी ओर से हम वीरों की भांति सबसे आगे लड़ने वाले राजा होते थे। हम कायरों की भांति नहीं जो दुश्मन कायरों की भांति पीछे जाकर के खड़ा हूं। हम राजस्थान वाले अपनी सेना पीछे चलेगी, राजा आगे चलेगा। हम इतने भी कमजोर नहीं कि सेना को आगे करके उनके पीछे जाकर के खड़े हो जाए। युद्ध का आरंभ हुआ। प्रातःकाल 9 बजे का समय था। 17 मार्च 1527 को एक ऐसा प्रचंड प्रलय युद्ध की भूमि में नजर आया। उधर से तोपों के गोले और बंदूकों की गोलियों ने हमारे हजारों सिंहों को क्षति पहुंचाई, तो मेवाड़ी सिंहों ने भी इस प्रकार उत्पात मचाया कि तोप चलाने वालों की तोपों को खाइयों में उठा के फेंक डाला, बंदूक वालों की बंदूकों की नाले को तोड़कर फेंक दिया और मुगल सेना के हमने कुछ ही देर में परखच्चे उड़ा डाले। लेकिन मान्यता है कि छलिया अपनी सेना में भी थे। देखो, धोखेबाज हमारे ही थे। कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने ही बर्बाद किया है, गैरों ने नहीं किया था। हम हारे हमेशा अपनों से थे, गैरों से हमेशा जीते आए। उनमें इतना कहां साहस था कि वो हमें हरा पाते। हमारे इतिहास में इस बात को माना जाता है कि नागौर से खान ज्यादा और सलदी तमर जो रहे रायसेन के, इन्होंने छल हमारे साथ किया। इन्होंने हमारे युद्ध से पहले कुछ रणनीतियां बाबर को जा बताई थी। इस समय बाबर जब अपनी स्थिति को हारता हुआ देखता है कि यहाँ हमारी तुलगमा, बंदूक, शूटर सब खत्म कर डाले, राणा सांगा आगे बढ़ते जा रहा था। बाबर ये भली बात ही जानता था कि जो सांगा के हाथ आ गया तो वो निचोड़ देगा, हड्डियां तड़तड़ा देगा हमारी। इसलिए बाबर ने इस युद्ध को पूरे तरीके से कर डाला। उसने अंतिम समय आकर के एक जहरीला तीर ऐसा चलाया जो सीधा सांगा के पैर में लगा और राणा सांगा उस जहरीले तीर से मूर्छित होकर के जमीन पर गिरे। यहाँ बड़ी सादड़ी काठियावाड़ से निवास करने वाले झाला अज्झा को जब दिखे राणा सांगा नीचे गिरे, राणा सांगा मूर्छित थे, उनके राज कवच को धारण कर लिया और राज चिन्हों को धारण करके यहाँ से मालदेव पृथ्वीराज और अखिराज ने राणा सांगा को निकाल लिया। राणा सांगा का उपचार युद्ध के मैदान से निकालने के बाद बसवा दौसा में हुआ। पृथ्वीराज कछवा के इलाके बसवा दौसा के बसवा में हम आ पहुंचे और यहीं आकर के हमने राणा सांगा का उपचार करवाया। माना जाता है कि उपचार के दौरान राणा सांगा का पैर तक कट चुका था, लेकिन शरीर का मोह तो सांगा ने कभी जिंदगी में पाला ही नहीं। उधर झाला अज्झा बनकर जो झाला सांगा बनकर झाला अज्झा लड़ रहा था, वो युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। और जैसे झाला अज्झा वीरगति को प्राप्त हुआ तो पूरी सेना में खबर फैल गई कि राणा सांगा ना रहे और हमारी सेना में अराजकता का फैलना ये बाबर की जीत का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हुआ। उसने युद्ध को जीतने के बाद स्वयं को गाजी की उपाधि से नवाज दिया। हमने खानवा युद्ध में राणा सांगा को मार के विजय प्राप्त की, किंतु यह हकीकत नहीं थी। राणा सांगा इस समय बसवा दौसा में है, जो पृथ्वीराज, मालदेव और अखिराज के संरक्षण में उपचार करवा रहे थे। एक गुप्तचर ने जाकर युद्ध का समाचार जब उनको दिया तो राणा सांगा बौखला गए कि अभी भी भारत की सीमाओं में बाबर बैठा है। मालदेव पृथ्वीराज से कहा था, मुझे एक बार बस बाबर तक ले चलो, निचोड़ दूंगा उस व्यक्ति को जिसने भारत भूमि पर हुकूमत की। लेकिन सांगा इस समय प्रतिज्ञा लेते हैं, जब तक मैं बाबर को भारत की सीमाओं से ही नहीं निकाल देता तब तक ना सिर पर पगड़ी बांधूंगा, ना अपनी शिका बांधूंगा और ना ही मैं अपनी मातृभूमि राजस्थान में कदम रखूंगा। वक्त नहीं है हमारे पास, हमें चंदेरी लेके चलो, हम मेदिनी राय के पास मिलकर के पत्र जारी करेंगे, भारत के राजाओं की सेना को गठित करके बाबर को फिर पराजित करेंगे। युद्ध के मैदान से निकलने के बाद उपचार चल रहा था। राणा सांगा की प्रतिज्ञा अडिग थी और उन्हें बसवा से चंदेरी ले जाया जाने लगा।
लेकिन मार्ग में तबीयत बिगड़ जाने के कारण हमें काफी विलंब हो चुका था और कुछ ही महीनों के बाद बाबर को यह हकीकत पता चली कि युद्ध के मैदान में मरने वाला सांगा नहीं बल्कि झाला अज्जा था। उसे हमारा प्लान पता चल गया और हमारे चंदेरी पहुंचने से एक दिन पहले ही उसने 29 जनवरी 1528 को चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। हम कालपी एमपी में रीछ के जंगल तक आ पहुंचे और भोर होने का इंतजार कर रहे थे कि बस ये रात ढले, सुबह हो, कब हम चंदेरी पहुंचे और कब बाबर को खत्म करके भारत को मुगलों से आजाद करवाए। लेकिन धोखेबाज अपने निकले। सांगा के ही सामंतों ने सोचा कि अगर ये सूर्योदय हुआ तो सांगा चंदेरी जाकर बाबर से जरूर लड़ेगा। खुद का जिंदा रहना जरूरी है तो सांगा का मरना उतना ज्यादा जरूरी होगा। और सांगा के ही मंत्रियों ने सांगा को जहर देकर मार दिया। 30 जनवरी 1528 का वो दिन जब इरीज के जंगल कालपी में राणा सांगा के ही साथियों ने सांगा को विष देकर के मार डाला। मरते समय भी राणा सांगा के मुख में अंतिम शब्द थे, अखंड भारत का ख्वाब देखा है मैंने, भारत के राजाओं ने विश्वास दिखाया था मुझ पर और मैं भारत से मुगलों को निष्कासित करके मरूंगा, बस एक बार मुझे चंदेरी ले चलो। राणा सांगा इस समय अब दूसरे व्यक्तियों पर डिपेंड थे, अन्यथा वो खुद अकेले चंदेरी जाकर बाबर को खत्म कर देते। लेकिन अपने ही धोखेबाज निकले जिन्होंने सांगा को जहर देकर के ही मार दिया। इतिहास के पन्नों में धोखेबाजों का योगदान भी अलग ही रहा है। जब जब भी राजपूताना अपने पीक पॉइंट पर आया, खत्म करवाने में उसे अपनों ही सबसे बड़ा योगदान। ये इतिहास, ये राजपूताना, ये देश सदा ऋणी रहेगा परम पिता छत्रपति शिवाजी के छावों का। ये देश सदा ऋणी रहेगा महाराणा सांगा आग के 80 घावों का। राणा सांगा का ये इतिहास में सबसे बड़ा योगदान मुगल बादशाहों के खिलाफ लड़ी हुई लड़ाई, जिसमें उन्होंने अंतिम क्षण, अंतिम सांस तक मुगलों के खिलाफ आवाज लड़ी। यहाँ तक कि अपनी आवाज कितना बुलंद किया कि बांग्ला और काबुल तक की सेना उनके छत्र के नीचे चला करती थी। अरे वो योद्धा ऐसा जिसके एक आंख, एक हाथ, एक कान, एक पैर तक कट चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने दुश्मनों से जंग जारी रखी थी। राणा सांगा जैसा वीर योद्धा जिसका अंतिम संस्कार मांडगढ़ भीलवाड़ा में किया गया, जहां आज भी उनकी 8 खंभों की छतरी स्मारक के तौर पर बनी हुई है, और जहां राणा सांगा का उपचार बसवा दौसा में हुआ, वह आज भी राणा सांगा का एक चबूतरा उनके स्मारक के तौर पर बना हुआ है। मेवाड़ भूमि का एक वीर पुत्र और उनके इतिहास का स्वर्णिम काल इसी के साथ इधर ही समाप्त हो गए। इसी प्रकार के हिस्टोरिकल वीडियो और फैक्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा